हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों। प्रश्नों का श्रृंखला लेकर हम आप सभी के बीच आए हुए हैं और इस श्रृंखला को कबूल कीजिएगा दोस्तों। इस श्रृंखला में, इस सीरीज में दोस्तों चुन चुन कर प्रश्नों को रखा गया है और इस सीरीज का हर प्रश्न दोस्तों आपके दिल को टच करेगी, सीधे दोस्तों आपके दिल को छू जाएगी। इसलिए दोस्तों आप अपने तन और मन के साथ हमारे साथ जुड़ जाइए दोस्तों और हमारे साथ जुड़े रहिए। जैसा कि दोस्तों आपके लिए आज का मोटिवेशन लाइन है कि जिस दिन अपने लक्ष्य के प्रति संघर्ष आपके जर्रे जर्रे में समा जाएगी, उस दिन समझिए कि आप कामयाबी की दहलीज पे कदम रख चुके हैं। और दोस्तों जब आप कामयाबी की दहलीज पे कदम रख चुके होंगे तो उस समय दोस्तों आप अपने आप को एक अलग ही तरह से महसूस करेंगे, एक अलग ही प्रकार से महसूस करेंगे और वही महसूस दोस्तों आपको हम करा के रहेंगे। देखिए पहला प्रश्न आपके सामने आया है दोस्तों, इसको बताइए और महसूस कीजिए कि यह प्रश्न आपको क्या सिखाना चाहती है। देखिएगा पहला प्रश्न है कि परिवर्तनशील फ्रीक्वेंसी विधि द्वारा सिंक्रोनस मोटर की कौन सी प्रक्रिया को पूर्ण किया जाता है। आपके पास दोस्तों चार प्यारे प्यारे ऑप्शन हैं, इन्हीं में से आपको सेलेक्ट करना है कि करेक्ट आंसर कौन होगा। पहला है कि सेल्फ स्टार्ट बनाना, स्पीड कंट्रोल करना, एमएमएफ उत्पन्न करना या ओवर हीटिंग से बचाना। अब दोस्तों मैं आपके लिए दोस्तों एक ऐसा कॉन्सेप्ट देता हूं आपको जिससे कभी नहीं भूलेगा। आप अपने आप को ये सोचिए कि आप क्रिकेट के मैदान में खड़े हैं, वहां आपके सामने से हाई स्पीड से एक बॉल जाती है जिसको आपको रोकना है कि वो जो गेंद है वो पिच क्रॉस ना करने पाए। कोई फिक्स नहीं है, कोई निश्चित नहीं है कि आप उस गेंद को पिच क्रॉस करने से पहले रोक पाएंगे क्योंकि उसकी स्पीड हाई है। लेकिन अगर उसी गेंद की स्पीड को दोस्तों स्लो कर दिया जाए और आपको बोला जाए कि ये गेंद पिच को क्रॉस ना करने पाए और आप इसको रोको, तो आप डेफिनेटली आप उसको रोक पाएंगे, है ना, निश्चित है कि आप रोक पाएंगे। बस यही कॉन्सेप्ट यहां पे लगता है दोस्तों कि मोटर को जो सेल्फ स्टार्ट बनाने की प्रक्रिया है ना, आपकी सिलेबस सिर्फ ये पढ़ाती है कि केवल पोनी मोटर के द्वारा हम मोटर को सेल्फ स्टार्ट करते हैं। लेकिन दोस्तों जब आप किसी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते हैं ना, तो आपको थोड़ा सा दोस्तों एक्स्ट्रा जानकारी रखने की जरूरत होती है। तो हम परिवर्तनशील फ्रीक्वेंसी विधि के द्वारा भी मोटर को सेल्फ स्टार्ट बनाते हैं दोस्तों। NS बराबर क्या होती है 120 F/P। ये क्या है दोस्तों, सिंक्रोनस स्पीड पोल और फ्रीक्वेंसी के बीच का रिलेशन। अगर हम सिंक्रोनस स्पीड को दोस्तों सप्लाई फ्रीक्वेंसी के साथ संबंध देखें तो इस प्रकार से संबंध होता है। हम क्या करेंगे दोस्तों कि जो सिंक्रोनस स्पीड है, पहले तो सुनिए कि जो सिंक्रोनस मोटर है यह डबल एक्साइटेड मोटर है। हम इसके रोटर वाइंडिंग में भी सप्लाई देते हैं, स्टेटर वाइंडिंग में भी सप्लाई देते हैं, यानी कि सप्लाई 2 हो गया तो फ्लक्स भी कितने होंगे, 2, phi1 और phi2। देखिए दोस्तों क्या है कि जब तक ये phi1 और phi2 आपस में ये कैच नहीं कर लेते एक दूसरे को, तब तक आपकी मोटर सेल्फ स्टार्ट नहीं होगी। तो कैच कराने के लिए हम क्या करेंगे, कैच कराने के लिए दोस्तों ये मान लीजिए ये रोटर वाइंडिंग का फ्लक्स है, ये आर्मेचर वाइंडिंग का फ्लक्स है। तो हम क्या करेंगे कि आपको पता है कि जो सिंक्रोनस स्पीड होती है चुंबकीय क्षेत्र की, अगर 2 पोल मोटर है तो 3000 RPM होगी। कितना RPM होगी दोस्तों, 1 मिनट में वो 3000 बार वो चेंज होगी, यानी कि 3000 बार वो राउंड मारेगी मैग्नेटिक फ्लक्स। इसकी फ्लक्स को हमें कंट्रोल करना है ताकि जो रोटर का फ्लक्स है उसके साथ ये कपल्ड हो पाए, सिंक्रोनाइज्ड हो पाए। तो हम इसके लिए क्या करेंगे कि सप्लाई फ्रीक्वेंसी को प्रारंभ में दोस्तों कम रखेंगे, यानी कि अगर सप्लाई फ्रीक्वेंसी को हम 3 हर्ट्ज रखें, है ना, और 2 पोल के लिए 3 हर्ट्ज रखें 2 पोल के लिए, तो अब चुंबकीय क्षेत्र की स्पीड कितनी आ जाएगी, 12×36 360/2 यानी कि 180 RPM। आप देख रहे हैं कि अगर प्रारंभ में आप सप्लाई फ्रीक्वेंसी को 3 हर्ट्ज रखते हैं तो इसी चुंबकीय क्षेत्र की गति कितनी आती है, 180 RPM आती है। अब दोस्तों इतनी स्लो डाउन स्पीड, अब ये फ्लक्स की स्पीड कम हो गई। अब इस फ्लक्स के स्पीड को दोस्तों ये कैच कर लेगी और जैसे ही कैच करेगी मोटर आपकी सिंक्रोनाइज हो जाएगी और मोटर सेल्फ स्टार्ट हो जाएगी। तो ये दूसरी विधि है दोस्तों कि परिवर्तनशील फ्रीक्वेंसी विधि द्वारा मोटर को सेल्फ स्टार्ट बनाई जाती है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। दोस्तों उम्मीद है कि आपको पूरा समझ में आ गया होगा।
और इस क्लास को दोस्तों ना आपको अगर समझ आया होगा तो दोस्तों आप लाइक करके बताइए कि ये क्वेश्चन बिल्कुल दोस्तों आपके दिल को टच कर गया। अब देखिएगा अगला दोस्तों आपके दिल को छूने वाली प्रश्न आपके सामने आई है। इस प्रश्न को देखिए कि निम्नलिखित विकल्पों में से सिंक्रोनस मोटर की सबसे बड़ी कमी क्या होती है। अब दोस्तों आपको कमी ढूंढना है कि कौन से ऑप्शन में वो कमी है। पहला है कि 0.5 लोड करंट परिवर्तन से मोटर का रुक जाना। दूसरा है कि 5% वोल्टेज परिवर्तन से मोटर का रुक जाना। तीसरा है दोस्तों कि तापमान में वृद्धि होने से मोटर का रुक जाना या निम्न दक्षता। आपको दोस्तों ध्यान देना होगा कि जो सिंक्रोनस मोटर होती है इसकी दक्षता उच्च होती है, यानी कि ये ऑप्शन हो गया गलत। दूसरा है कि तापमान में वृद्धि होने से मोटर का रुक जाना। दोस्तों तापमान में वृद्धि होने से कभी भी मोटर रुकती नहीं है, ओवर हीटिंग से जरूर रुक जाती है लेकिन नॉर्मल तापमान में कभी भी मोटर रुकती नहीं है। ऑप्शन सी गलत। 5% वोल्टेज परिवर्तन से मोटर का रुक जाना। आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। आप अगर सोचेंगे दोस्तों कि एक सिंक्रोनस मोटर है जो 230 वोल्टेज पे चलती है, अगर इस 230 वोल्टेज का दोस्तों आप निकालेंगे 5% तो कितना आ जाएगा, ये आता है दोस्तों 11.5 वोल्ट, यानी कि लगभग दोस्तों कितना आता है 12 वोल्ट। अगर आप इस 230 में से माइनस करेंगे 12 तो 218 वोल्ट आता है। कितना दोस्तों 218 वोल्ट। अगर आपको इस मोटर को चाहिए 230 वोल्ट, अगर आप 218 वोल्ट देते हैं या फिर परिवर्तन हो जाता है वोल्टेज के मान में तो दोस्तों ये मोटर रुक जाती है। ये सबसे बड़ी कमी है इसकी, है ना। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। अगर इसकी दोस्तों इसकी खासियत की बात किया जाए तो इसकी जो खासियत होती है ना कि ये तीनों पावर फैक्टर पे चलती है, लीडिंग, लैगिंग और यूनिटी। इसी प्रकार से ये तीनों पावर फैक्टर तीनों लोड पर कार्य करती है और इसका प्रयोग भी दोस्तों काफी जगहों पे आज के दौर पे भी, आज के समय पे भी किया जा रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। अब देखिएगा दोस्तों, और इस क्लास को भी दोस्तों शेयर कीजिएगा जरूर, अपने मित्रों तक इसको पहुंचाइए। और चैनल पे पहली बार आए हैं ना तो आप चैनल को दोस्तों जरूर सब्सक्राइब करके आप हमारे जो प्यारा सा एक फैमिली है ना, जो प्यारा सा दोस्तों परिवार है हमारा इस चैनल पे, उसके साथ जुड़ के आप तैयारी कीजिएगा दोस्तों, है ना। हमारे साथ जुड़ करके आप तैयारी कीजिएगा। और सेलिएंट पोल परिसंरचना युक्त रोटर में संभवतः कितने पोल होते हैं ये बताइएगा। ऑप्शन है कि 10, 2, 24 या 18.9। तो आपको दोस्तों पॉइंट में कभी भी पोल नहीं होता है, पोल कभी भी पॉइंट में नहीं होता, पोल हमेशा जोड़े में होता है। तो दोस्तों सारे ऑप्शन यानी कि इसको छोड़ करके तीनों ऑप्शन किस में है, जोड़े में है। तो बताइए कि जो सेलिएंट पोल युक्त रोटर होता है इसमें दोस्तों कितने पोल होते हैं। तो इसमें दोस्तों 12 से लेकर 24 पोल होते हैं। कितने, 12 से लेकर के 24 पोल होते हैं। तो बताइए 12 का ऑप्शन कहीं पे है क्या, नहीं है। तो फिर आप किसको करेक्ट करेंगे, ऑप्शन नंबर सी को करेंगे कि 24 पोल होते हैं। तो आप ध्यान दीजिएगा दोस्तों, जब आप इसका स्पीड निकालेंगे ना, एनएस स्पीड निकालेंगे तो 120 गुणे कितना है 120 बटे 50/24 है ना, कितना हो जाएगा देखिए। हाँ, ये हो जाएगा 6000 और ये हो जाएगी 24, है ना। इसको कट कीजिए, कितने बार जाएगी, 24 दूना 48, है ना, 50, 10, 60, 12, 120, 24 छक्का 24 पंचे 120, 10 और कितना आ गया दोस्तों 250 आरपीएम, है ना, 250 आरपीएम। तो सेलिएंट पोल जो रोटर होते हैं इनकी स्पीड बहुत कम होती है और इसका इस्तेमाल कहाँ पे करते हैं तो दोस्तों ये हाइड्रो पावर प्लांट में, कहाँ पे, हाइड्रो पावर प्लांट में इस रोटर का इस्तेमाल किया जाता है। और इस रोटर को दोस्तों ध्यान रखना कि हमेशा इस रोटर को दोस्तों इस आकार में लगाया जाता है, यानी कि ऊपर से ये लटकी हुई होती है, फैन इसकी राउंड आकार में घूमती है, इस प्रकार से इसकी फैन घूमती है। इस प्रकार से ऊपर से ये ऐसे जुड़ी हुई होती है, नीचे इसकी पंखुड़ियां होती हैं और ये घूमती है। और ये आपको दोस्तों अगर आप कभी अप्रेंटिसशिप करने के लिए बीएचएल प्लांट में जाएंगे, बीएचएल भोपाल में जाएंगे तो वहां पे आपको सेलिएंट पोल और सिलेंड्रिकल पोल रोटर दोनों देखने को मिलेंगे। और ये जो आपका सेलिएंट पोल रोटर है ना, ये दोस्तों बहुत बड़ी बड़ी रोटर होती है। यूं समझिए कि जिस कमरे में बैठ करके अभी
आप ये क्लास देख रहे हैं ना, उस कमरे के बराबर होती है, उस कमरे से भी अधिक बड़ी बड़ी होती है सेलिएंट पोल रोटर। और जब इसको दोस्तों एक देश से दूसरे देश या बहुत दूर दूर भेजा जाता है तो इसको जब इसका ट्रांसपोर्ट किया जाता है ना, तो छोटे छोटे टुकड़ों में यानी कि अलग अलग पार्ट करके इसको भेजा जाता है ना। एक एक पंखुड़ियाँ, दो दो पंखुड़ियाँ इतनी बड़ी बड़ी होती हैं दोस्तों कि ये एक ही गाड़ी में कवर हो जाती है ना। तो इतना बड़ा साइज होता है सेलिएंट पोल रोटर का। और इनका जो स्पीड है ना दोस्तों, वहाँ पे 250 आरपीएम से लेकर के 500 आरपीएम, कितना दोस्तों 250 आरपीएम से लेकर के 500 आरपीएम, यानी कि जो आपके घरों में सीलिंग फैन लगी हुई है ना, उसी सीलिंग फैन के स्पीड से भी ये सेलिएंट पोल रोटर घूमते हैं और हाइड्रो पावर प्लांट में इनका इस्तेमाल किया जाता है। चलिए अब अगला प्रश्न देखिए कि सिंक्रोनस मशीन में आर्मेचर रिएक्शन प्रभाव का क्रॉस मैग्नेटाइजिंग प्रभाव किस एंगल पर उत्पन्न होता है। अब दोस्तों ये आपको आज पता चलेगा कि जो क्रॉस मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट है ना, ये किस एंगल पर उत्पन्न होता है। तो ये दोस्तों 90 डिग्री एंगल पर उत्पन्न होगा। किस डिग्री पर? 90 डिग्री एंगल पर ये उत्पन्न होता है क्रॉस मैग्नेटाइजिंग प्रभाव। सिंक्रोनस मशीन में आर्मेचर रिएक्शन जो होता है दोस्तों, ये 3 से 4 प्रकार के आर्मेचर रिएक्शन होता है। मोटर में 3 होता है, जनरेटर में 4 प्रकार के होते हैं। तो तीनों में से एक है दोस्तों क्रॉस मैग्नेटाइजिंग, और ये जो प्रभाव है 90 डिग्री एंगल पे उत्पन्न होता है। अगर यहीं पे आपसे मोटर के बारे में पूछा जाए तो मोटर के बारे में दोस्तों इसका आंसर कुछ और, जनरेटर के बारे में क्रॉस मैग्नेटाइजिंग प्रभाव का जो क्रॉस मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट है ये दोस्तों दूसरे प्रकार से होती है, और मोटर में दूसरे प्रकार से होती है और जनरेटर में दूसरे प्रकार से होती है ना। ये आपको पता चलेगा। आगे देखिए अगला प्रश्न है कि 0.8 पावर फैक्टर लैगिंग लोड पर सिंक्रोनस मोटर में आर्मेचर रिएक्शन का प्रभाव कैसा होता है। ऑप्शन है कि तिरछा मैग्नेटाइजिंग, आर मैग्नेटाइजिंग, जी मैग्नेटाइजिंग या डी मैग्नेटाइजिंग। तो इसका आंसर बताइएगा दोस्तों, कौन सा प्रभाव उत्पन्न होगा। 0.8 पावर फैक्टर, और लोड कैसा होना चाहिए, लैगिंग लोड। आपको पता होगा दोस्तों कि जो सिंक्रोनस हमारी मोटर होती है ना, वो लीडिंग, लैगिंग और यूनिटी तीनों पावर फैक्टर पे चलती है। तो लैगिंग पावर फैक्टर यानी कि 0.8 लैगिंग पावर फैक्टर, लैगिंग लोड है तो पावर फैक्टर भी लैगिंग होगी। तो लैगिंग पावर फैक्टर पर सिंक्रोनस मोटर में आर्मेचर रिएक्शन का प्रभाव डीमैग्नेटाइज होता है। कैसा दोस्तों, विचुंबकन, है ना। इसको और किस नाम से जानते हैं तो दोस्तों इसको विचुंबकन प्रभाव कहा जाता है ना, विचुंबकन प्रभाव। अगर आपसे यहीं पे दोस्तों जनरेटर के बारे में पूछा जाए कि सिंक्रोनस जनरेटर में विचुंबकन प्रभाव कब उत्पन्न होता है, तो आप ध्यान दीजिएगा दोस्तों, जो सिंक्रोनस मोटर की फील्ड एक्साइटेशन होती है, रोटर वाइंडिंग पे जो फील्ड को उत्तेजित करने के लिए डीसी सप्लाई दी जाती है ना, उस एक्साइटेशन का लेवल चेंज हो जाता है। ओवर एक्साइटेशन पे दोस्तों विचुंबकन प्रभाव उत्पन्न होता है सिंक्रोनस जनरेटर में। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जनरेटर में क्रॉस चुंबकन प्रभाव, विचुंबकन प्रभाव, ये दोस्तों अलग अलग एंगल पे होते हैं और मोटर में अलग अलग एंगल पे। अगला प्रश्न है कि किसी मोटर या जनरेटर में उत्पन्न ईआरएमएस का मान कितना होता है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है दोस्तों। इसको ना आपको इस प्रकार से समझना होगा कि अगर इंटरव्यू में दोस्तों कभी ये सवाल आपके सामने आ जाए तो आप इसका आंसर आराम से दे सकें कि जनरेटर में उत्पन्न ईएमएफ का मान कितना होता है। तो वो होता है दोस्तों 4.44 F5M NPH, है ना। ये NPH क्या है, तो ये है दोस्तों R फेस, Y फेस और B फेस में प्रति टर्न फेजों की संख्या है, प्रति टर्न फेजों की संख्या है। और फाई क्या है, मैग्नेटिक फ्लक्स घनत्व है, जिसको चुंबकीय फ्लक्स घनत्व कहते हैं। और एफ क्या है दोस्तों, इसमें एफ है सप्लाई फ्रीक्वेंसी, है ना। एफ क्या है, सप्लाई फ्रीक्वेंसी है। ये दोस्तों एक जनरेटर के द्वारा जो वोल्टेज उत्पन्न हो रहा है ना, वो है। लेकिन दोस्तों चाहे मोटर हो, चाहे ट्रांसफार्मर हो, चाहे जनरेटर हो, जितने भी विद्युत उपकरण या मशीन है वो जो वोल्टेज को उत्पन्न करते हैं फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण द्वारा, उन सभी डिवाइस के द्वारा जो वोल्टेज उत्पन्न होता है इसी मान का वोल्टेज उत्पन्न होता है। लेकिन दोस्तों ये अभी इस वोल्टेज में क्या मिला हुआ है, तो इस वोल्टेज में अभी हार्मोनिक्स है,
है ना। इसमें क्या है, तो इसमें दोस्तों अभी हार्मोनिक्स है, हमारे सप्लाई में हार्मोनिक्स है, इसमें मिला हुआ है, हमें हार्मोनिक्स फ्री सप्लाई चाहिए। तो इसके लिए आप क्या करते हैं, इसमें दोस्तों जो सिलेंड्रिकल पोल रोटर होते हैं उसमें डिस्ट्रीब्यूशन वाइंडिंग किया जाता है ताकि इस हार्मोनिक्स को समाप्त किया जा सके। इसीलिए दोस्तों इस फॉर्मूला में जो आपके पास 4.44 F5MNPH ये जो आपके पास फॉर्मूला है, इसी में दोस्तों आपको KC और KD भी ऐड करना होता है। KC KD क्या है, KD दोस्तों वही डिस्ट्रीब्यूशन वाइंडिंग है, उसी डिस्ट्रीब्यूशन वाइंडिंग का डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर का मान रखना पड़ता है, उसका मान रखना पड़ता है। और फिर दोस्तों ये जो आपका KC और KD है ना, इसका मान हमेशा नोट कीजिएगा, KC प्लस KD इन दोनों का जो मान है ये हमेशा दोस्तों इकाई से कम है ना, 1 से कम होता है। इनका जो मान है हमेशा 1 से कम होता है। अब ये जो आपको पावर मिलेगी किसी जनरेटर और मोटर के द्वारा, तो ये हार्मोनिक्स रहित मिलेगी। कैसी, हार्मोनिक्स रहित। अब इसमें दोस्तों किसी भी प्रकार की कोई हार्मोनिक्स नहीं है, हार्मोनिक्स रहित मिलेगी। और देखिए हार्मोनिक्स क्या करता है, किसी भी सिस्टम में दोस्तों फालतू का आवाज़ उत्पन्न करता है और आपकी जो सिस्टम है यानी कि इलेक्ट्रॉनिक हो या इलेक्ट्रिक सिस्टम हो उसको खराब कर देता है ये हार्मोनिक्स। तो ये है दोस्तों इसका करेक्ट ऑप्शन नंबर बी आंसर है। अगला देखिए, सिंक्रोनस जनरेटर द्वारा शुद्ध AC पावर प्राप्त करने के लिए डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर का मान कितना होना चाहिए। अभी भी दोस्तों आपने देखा कि डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूशन वाइंडिंग जो कि सिलेंड्रिकल पोल रोटर में किया जाता है हार्मोनिक्स को कंट्रोल करने के लिए, हार्मोनिक्स को समाप्त करने के लिए, उसी डिस्ट्रीब्यूशन वाइंडिंग का डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर है जिसको हम दोस्तों KD के नाम से जानते हैं। और शुद्ध AC पावर प्राप्त करने के लिए हम उसको करते हैं और उसका जो मान है वो 1 से कम होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि सिंक्रोनस मोटर में खुला परिपथ परीक्षण वक्र किसके किसके बीच खींचा जाता है, जिसको आप OCC के नाम से जानते हैं, ओपन सर्किट टेस्ट। ओपन सर्किट टेस्ट में जो वक्र खींचा जाता है ये किस किस के बीच खींची जाती है। तो सुनिए, जो आप मोटर के फील्ड वाइंडिंग पे DC सप्लाई देते हैं, कौन सी DC सप्लाई दिया जाता है, इस DC सप्लाई में दोस्तों जो करंट होगा और जो वोल्टेज होगा उसको हम किस नाम से जानेंगे, उसको दोस्तों हम IF के नाम से जानेंगे, है ना, IF और EF के नाम से। क्योंकि फील्ड का वोल्टेज और फील्ड का करंट इन्हीं दोनों के बीच में वक्र खींचा जाता है, उसी को कहते हैं दोस्तों OCC वक्र। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर है। यानी कि इसका ग्राफ इस प्रकार से बनता है, यहाँ पे रहता है IF और यहाँ पे रहती है आपकी EF, यानी कि फील्ड वोल्टेज और फील्ड करंट। जैसे आप फील्ड करंट को बढ़ाते हैं वोल्टेज का मान बढ़ता है, फील्ड करंट को बढ़ाते हैं वोल्टेज का मान बढ़ता है, लेकिन एक फिक्स मान तक बढ़ता है, फिक्स मान तक। यानी कि ऐसा नहीं कि आप फील्ड करंट को बढ़ा के अनंत वोल्टेज का मान बढ़ा सकते हैं, अनंत वोल्टेज प्राप्त कर सकते हैं, ऐसा नहीं होगा, एक लिमिटेड तक ही बढ़ता है। फिर दोस्तों एक पॉइंट ऐसी आती है जहां पे रुक जाती है, अब बढ़ने के बजाय दोस्तों इसी के अनुपात में वोल्टेज का मान बढ़ने लगता है। तो इस पॉइंट को क्या कहते हैं, तो इसी को दोस्तों कहते हैं सैचुरेशन पॉइंट। इसको क्या कहते हैं, इसी को कहा जाता है सैचुरेशन पॉइंट। तो इस पॉइंट को नोट करिएगा, ये एग्जाम में पूछा जाता है कि उस पॉइंट का नाम बताइए जहां से वोल्टेज धारा के समानुपाती बढ़ना स्टार्ट हो गया, तो उस पॉइंट को क्या कहते हैं, तो इसको कहते हैं सैचुरेशन पॉइंट। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि सिंक्रोनस मशीन फैराडे के किस सिद्धांत पर कार्य करती है। आपके पास 4 ऑप्शन है, HHL द्वारा, LHR द्वारा, या LLH द्वारा, या RHR द्वारा। आप कमेंट करके इसका आंसर बताइए कि कौन सा आंसर होगा। आप एक ही कॉन्सेप्ट ध्यान रखना दोस्तों कि जब मोटर की बात करें तो लेफ्ट हैंड रूल लगता है और जनरेटर की बात करें तो राइट हैंड रूल लगता है। चाहे वो AC जनरेटर हो चाहे DC जनरेटर हो, राइट हैंड रूल लगेगा। चाहे वो AC मोटर हो, DC मोटर हो, सिंगल फेज मोटर हो, 3 फेज मोटर हो, हमेशा लेफ्ट हैंड रूल लगेगी। तो LHR इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, LHR द्वारा हम LHR सिद्धांत पर मोटर कार्य करती है, फैराडे के सिद्धांत पर, है ना। तो ये रहा दोस्तों LHR। और RHR कहाँ पे लगता है,
है तो ये मोटर में जनरेटर में लगती है। कहाँ पे? ये जनरेटर में लगती है और लेफ्ट हैंड रूल ये लगती है मोटर के अंदर, है ना। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि सिंक्रोनस मोटर में किस नियम का कोई उल्लेख नहीं किया जाता है। ये दोस्तों आप देखिए कि किस नियम का उल्लेख नहीं होता है सिंक्रोनस मोटर में। तो आप देखिए जो फैराडे का नियम है, उन्होंने 2 नियम दिया था दोस्तों, मोटरों और जनरेटरों के लिए, और 1 नियम दिया था बैटरी के लिए। तो यहाँ पे बात हो रही है मोटर की, तो फैराडे का नियम दोस्तों ये बिल्कुल सही है, यानी कि फैराडे का नियम ये इसका उल्लेख किया गया है मोटर में। कॉर्क स्क्रू का नियम इसका भी उल्लेख किया गया है। फैराडे के नियम के द्वारा आप क्या क्या ज्ञात करते हैं? तो इसके द्वारा दोस्तों आप चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, नोट कीजिएगा, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा का पता लगाते हैं, और दूसरा चालक के घूमने की दिशा, है ना, चालक के घूमने की दिशा का भी पता लगाते हैं, कॉइल का डायरेक्शन, घूमने की दिशा, और तीसरी दोस्तों धारा की दिशा, करंट की दिशा, करंट किस डायरेक्शन में प्रवाहित हो रही है। इन तीनों की दिशा, तीनों राशियों की दिशा फैराडे के नियम द्वारा आप ज्ञात कर लेते हैं। और कॉर्क स्क्रू नियम किस किस के बारे में बताती है? तो ये धारा की दिशा बताती है, धारा की दिशा के बारे में बताएगी, और दोस्तों ये बताएगी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के बारे में। ये चालक के घूमने की दिशा को नहीं बताती। लेंज का नियम क्या बताता है? लेंज के नियम के द्वारा भी दोस्तों मोटर, लेंज के नियम के द्वारा मोटर कार्य करती है, और फैराडे के नियम द्वारा मोटर स्टार्ट होती है। तो लेंज का नियम भी मोटर में उल्लेख किया जाता है, लेकिन थेवेनिन का जो नियम है ये दोस्तों आपका सही आंसर होगा कि थेवेनिन का नियम, इसका कहीं भी मोटर में उल्लेख नहीं किया जाता है। हम इसका प्रयोग कहाँ पे करते हैं? तो नोट करना दोस्तों, इसका प्रयोग किसी नेटवर्क में, कहाँ पे? किसी नेटवर्क में धारा और वोल्टेज का मान ज्ञात करने के लिए, है ना। किस चीज के लिए? धारा और वोल्टेज का मान ज्ञात करने के लिए हम इस नियम का प्रयोग करते हैं, है ना। यानी कि नेटवर्क का मतलब क्या होता है? परिपथ। किसी परिपथ में आपको करंट ज्ञात करना है और वोल्टेज ज्ञात करना है, तो आप थेवेनिन के नियम को इस्तेमाल करके करंट और वोल्टेज का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो इस क्लास में दोस्तों ये 10 प्रश्न था, और आप कमेंट करके बताइए कि कौन सा प्रश्न दोस्तों जो आपको सबसे अधिक प्रभावित किया हो, जो आपके दिल को दोस्तों टच किया हो, जो आपको महसूस कराया हो कि ये वाकई में प्रश्न, इस प्रश्न में दोस्तों वजन था, उसको आप कमेंट करके बताना है। अपना फीडबैक दीजिएगा दोस्तों, और कमेंट करके बताइए कि जो कॉन्सेप्ट था दोस्तों वो कैसा आपको लगा, और ये क्लास कैसा लगा आपको, ये फीडबैक जरूर देना है। और दूसरे दोस्तों तक अपने इस क्लास को पहुंचाइए, और उन तक दोस्तों पहुंचा के उनका हेल्प कीजिएगा, और इस परिवार को दोस्तों और बड़ा करने में अपना पूरा महत्वपूर्ण योगदान निभाइए, अपना भूमिका निभाइएगा दोस्तों, है ना। उम्मीद है आपको इस क्लास का हर प्रश्न दोस्तों आपको पसंद आया होगा। कल सुबह फिर से मिलते हैं, सुबह 7 बजे इंतजार कीजिएगा दोस्तों। आपके इंतजार को हम एतबार में बदलने के लिए हम जरूर आएंगे दोस्तों, ये आपसे दोस्तों हमारा वादा रहा। चलिए कल सुबह फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत दोस्तों धन्यवाद। थैंक यू।